हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। आज के टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन ऑफ लैंड या लैंड रिसोर्सेज का किस तरीके से कंजर्वेशन किया जाए। तो लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड कंजर्वेशन, ये 5 मेनली टॉपिक आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया और लैंड डिग्रेडेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों हमें समझ में आती है, व्हाई दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको मजा आने वाला है। मैं पहले ही बता दूं कि इस क्लास को करने के बाद आप लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड सारे क्यूरीज, सारे क्वेश्चंस, बोर्ड में आने वाले सारी चीजें आसानी से आंसर कर पाओगे। मैं और एक बात बता दूं कि आप इस लेक्चर को एंड तक देखना। एंड तक देखते देखते आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर इजिली कर पाओगे। जैसे कि आप ये बता पाओगे कि व्हाट इज लैंड रिसोर्सेज, आप ये बता पाओगे कि लैंड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे है, इंडिया में लैंड रिसोर्सेज की किस तरीके से प्लानिंग की गई है और लैंड हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि लैंड एक फाइनाइट रिसोर्सेज है। लैंड कैसा रिसोर्सेज है? लैंड हमारा एक फाइनाइट रिसोर्सेज है। फाइनाइट रिसोर्सेज क्या होता है? फाइनाइट रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड है। लिमिटेड है यानी कि ये ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं हो सकता। एरिया फिक्स है। एरिया क्या है? फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है ना कि एरिया जो है हमारा बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर किसी स्टेट या राज्य का एरिया, मैं बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड का एरिया, जो हमारा ग्लोब का एरिया है या फिर कहा जाए तो वर्ल्ड का जो एरिया है, ये तो एरिया फिक्स है। इस एरिया में जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें फिक्स है, यानी कि लैंड पहला नंबर फाइनाइट रिसोर्सेज है। लैंड कैसा रिसोर्सेज है? तो लैंड एक फाइनाइट रिसोर्सेज है। लैंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। क्यों है? क्योंकि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, लैंड हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं लाइक एग्रीकल्चर, आपका इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री, हाउसिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और माइनिंग, जैसे सारी एक्टिविटीज कहाँ पे होती हैं? ये सारी एक्टिविटीज हमें लैंड पर ही देखने को मिलता है। क्या लैंड के अलावा ये सारी एक्टिविटीज हम कहीं और कर पाते हैं? तो नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए लैंड चाहिए, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड बनाने के लिए भी हमें जमीन चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट के लिए भी जमीन चाहिए और माइनिंग के लिए भी हमें लैंड की आवश्यकता पड़ती है। आप ट्रांसपोर्टेशन में आप कहोगे सर एयर और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में लैंड की कहाँ जरूरत है? ओके, ये तर्क की बातें हो गई। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली हमें लैंड की ही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो आपको अपने बगल के दुकान पे जाकर सामान लाना होगा, तो क्या कहाँ जाओगे? कैसे जाओगे? जाहिर सी बात है, पैदल चल के जाओगे या फिर बाइक से चल के जाओगे, तो वो कहाँ चलाओगे? हवा में? नहीं ना। फिर पानी पर चलाओगे? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से लैंड का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सब लैंड पर ही डिपेंड करती है। जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? ये सारी चीजें लैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, डिपेंड करती हैं। डिपेंड करती है कहाँ? लैंड पर। इसलिए एनसीईआरटी कहते हैं कि लैंड एक फाइनाइट रिसोर्सेज है। सिंपल, ये सारी चीजें डिपेंडेंट है लैंड पे और इसलिए हमारी लैंड क्या है? फाइनाइट रिसोर्सेज है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है? इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्वांटिटी में है, ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। हम नई लैंड क्रिएट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर दुबई में हमने तो किया ना, हमने ओशन में रेत डालकर ओशन दुबई का लैंड के एरिया को तो बढ़ाया ना। वो एग्जिस्ट करता था, वहां पे पानी था लेकिन लैंड एग्जिस्ट करता था। आप अगर बात करोगे तो ओशनिक ओशनिक फ्लोर या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहां पे अवेलेबल थे।
ठीक है, कॉन्टिनेंटल लैंड वहां पे था, बस हमने उसको क्या किया, भर दिया, भर के एरिया बड़ा कर लिया, बस और कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमने अर्थ है, अर्थ के पास एक बगल में और एक लैंड के लिए प्लॉट लगा दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपका छत है, तो छत आपका फिक्स है, फिक्स है, तो आप चाहते हो कि छत का एरिया बढ़ाए, तो बगल की जमीनों के ऊपर भी एक और छत बना दोगे और सटा दोगे, तो ये एरिया बढ़ गया ना। क्या ऐसा पृथ्वी के साथ हो सकता है, क्या अर्थ के साथ हो सकता है? तो आंसर इज नहीं, अर्थ के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, इस पहले बोर्ड को क्लियर कर दें और फिर आगे के टॉपिक हम लोग समझेंगे। अब बात करते हैं कि इंडिया में, अब बात करते हैं कि इंडिया में, ये जो इंडिया दिख रहा है, इंडिया में लैंड की रिसोर्स, लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुई है? इंडिया में लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, लैंड यूटिलाइजेशन नहीं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो कैटेगराइज करते हैं। पहला, प्लेन, प्लेन लैंड, प्लेन कितना है? 43%, यानी कि हमारा अगर इंडिया, मान लो ये इंडिया है, इंडिया 100% है, तो 100% में 43% क्या है? 43% हमारा क्या है? प्लेन लैंड है। ओके, समझेंगे प्लेन लैंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, माउंटेन, दूसरा क्या है? माउंटेन है, कितना परसेंट माउंटेन है? 30% हमारा माउंटेन है। तीसरा, 27% हमारा प्लेट्यूज है, 27% क्या है? प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज। अब इन तीनों परसेंटेज में जो हमें प्लेन दिख रहा है, माउंटेन दिख रहा है और प्लेट्यूज दिख रहा है, इन तीनों को स्पेशली कैटेगराइज करके हम लोग पढ़ते हैं। ये तीनों अलग अलग क्या होता है? सबसे पहले नंबर हम लोग समझते हैं कि प्लेन में क्या है। प्लेन मतलब कि फर्टाइल लैंड। प्लेन कैसा लैंड होता है? प्लेन हमारा फर्टाइल लैंड होता है, प्लेन फर्टाइल लैंड होता है। फर्टाइल लैंड मतलब जहां पे एग्रीकल्चर इजीली हो पाए। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल लैंड किसके लिए है? हमारा एग्रीकल्चर के लिए है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सपोर्ट आपको आसानी से दिखाई देगा, एग्रीकल्चर के लिए। प्लेन लैंड पर ही आप इंडस्ट्रीज देखोगे, इंडस्ट्रीज कहाँ लगेंगे? प्लेन लैंड पर ही लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ आपको देखने को मिलेगा बेटर? प्लेन लैंड पर, प्लेन लैंड पर। डेंस पॉपुलेशन, आबादी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगा? तो प्लेन लैंड पर ही हमें पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। इसलिए प्लेन लैंड हमारा 43% है और हमारा प्लेन लैंड में फर्टाइल लैंड देखने को मिलता है, जिसमें मैक्सिमम हमें कौन सा सॉइल देखने को मिलता है? एलुवियल सॉइल, यानी कि एलुवियल सॉइल। ये सॉइल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सॉइल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो एलुवियल सॉइल है, इस एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? मेनली प्लेन में, क्योंकि प्लेन एरिया जो है सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पॉपुलेशन भी इसलिए वहां पे ज्यादा रहती है। इन तीनों के वजह से पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है प्लेन एरिया में। इसलिए प्लेन एरिया में जो लैंड का यानी जमीन का जो कीमत है, प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरियाज कैसे एरिया है? प्लेन एरिया है। कौन कौन से? पंजाब, पंजाब आपका हो गया, आपका हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, ये सारा कैसा है आपका? वेस्ट बंगाल हो गया। ये सारा आपका कैसा है? ये सारा आपका प्लेन एरियाज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? प्लेन एरियाज के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग माउंटेन के बारे में। माउंटेन कितना परसेंट है? माउंटेन तो 30% माउंटेन है। माउंटेन के बारे में बात करते हैं। माउंटेन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ टूरिज्म नहीं होती है, मतलब कि जाहिर सी बात है, अगर आपको अभी गर्मी का टाइम है तो घूमने जाने का मन करेगा तो क्या सोचोगे? चलते हैं नैनीताल, नैनीताल में आराम से मस्त ठंडा ठंडा होगा, घूम कर आते हैं, बंजी जंपिंग करेंगे, वहां पे राफ्टिंग करेंगे और भी सारी चीजें जो एक्टिविटीज है या फन जो है, जो फन है वहां पे एंजॉय करेंगे, ठंडा ठंडा भी लगेगा। क्या एक्चुअल में माउंटेन्स में सिर्फ और सिर्फ ये टूरिज्म है कि माउंटेन और कुछ भी हमें प्रोवाइड करता है? तो माउंटेन हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। माउंटेन में हमें रिसोर्सेज देखने को मिलता है, माउंटेन में हमें रिसोर्सेज देखने को मिलता है, वेरियस रिसोर्स। हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है,
हमें आपको रिवर का सोर्स देखने को मिलता है। रिवर का सोर्स कहाँ से मेनली मिलता है? माउंटेन में। हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कहाँ से होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपको माउंटेन से देखने को मिलता है। ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस माउंटेन में आपको देखने को मिलता है, यानी माउंटेन बेसिकली अदर सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है। रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, रिवर के सोर्सेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये क्या करता है? माउंटेन हमें मेंटेन करता है और हमें माउंटेन इकोलॉजिकल सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं हिमालय। आप एक बात बताओ, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या हमें गंगा रिवर मिलता, ब्रह्मपुत्र रिवर मिलता, क्या हमें इंडस रिवर मिलता? नहीं। ये तीनों मेजर रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीनों मेजर रिवर है ना। ये तीनों मेजर रिवर कहाँ से है? ये तीनों मेजर रिवर आपका हिमालय से ही है, माउंटेन, है ना। ओके। एक बात बताओ, माउंटेन से जो क्या बोलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट आता है या फिर रिसोर्सेज वहां से रिसाइड करके आते हैं सॉइल के साथ, वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज हाँ। तो माउंटेन ये सारी चीजें हमें देता है। अब बात करते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू मिनरल्स के लिए फेमस है। प्लेट्यू किसके लिए फेमस है? मिनरल्स के लिए। ज्यादातर मिनरल्स हमें कहाँ से मिलता है? प्लेट्यू से। जो पेरेनियल रिवर्स है, यानी कि जो हमें क्या बोलते हैं, इंडिया में जो पेरेनियल रिवर्स है, यानी कि जो सीजनल रिवर्स है, जो सीजन पे डिपेंडेंट है कि जो मेनली रेनी सीजन में आपको रिवर देखने को मिलता है, जैसे आपका गोदावरी नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, तापी नदी हो गई, तो ये सारी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सारी नदी किस पे डिपेंडेंट है? ये प्लेट्यू से ही हमें देखने को मिलता है। ये प्लेट्यू की वजह से वो सारी नदियों का क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर कहा जाए तो एग्जिस्टेंस है। ठीक है। अब प्लेट्यूज का एग्जांपल जैसे मान लो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। कौन सा प्लेट्यू? छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, शिवालिक रेंजेस, अरावली हिल्स, यहाँ मिलते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ मिलता है हमें? प्लेट्यूज, प्लेट्यूज के तरफ। ये सारा डेक्कन, छोटा नागपुर प्लेट्यूज, डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यूज या शिवालिक रेंजेस, ये सारी चीजें क्या है? प्लेट्यूज ही है। और यहाँ क्या मिलता है हमें? यहाँ हमें आयरन ओर मिलता है, आयरन ओर। यहाँ हमें बक्साइट मिलता है, यहाँ हमें बक्साइट मिलता है। यहाँ हमें माइका मिलता है, कोल मिलता है। यहाँ हमें पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल बोल रहा हूँ, पेनियल रिवर्स मिलती हैं। यहाँ जो सीजनल रिवर्स है, जो सीजनल रिवर्स मिलती है। और फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलता है, प्लेट्यूज में हमें फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। तो ये तीन तरीके से लैंड का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा इंडिया में, कि इंडिया में तीन तरीके से लैंड की क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए ऊपर स्लाइड में जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार इसको स्लाइड में देख लेते हैं। आइए बात को देखिए, यहाँ पे इंडिया में मेनली 30%, 43% आपको प्लेन देखने को मिलेगा। ये प्लेन एरिया जहां पे एग्रीकल्चर सुटेबल हो, इंडस्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सेटलमेंट्स हो। ठीक है। ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलता है, किस में मिलता है? प्लेन में। प्लेट्यूज 27% हमें प्लेट्यूज देखने को मिलता है, जो कि रिजर्व मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है? प्लेट्यूज में। माउंटेन, माउंटेन पेरेनियल रिवर्स, यानी कि जो एक पूरे साल तक रिवर रहता है। और प्लेट्यूज में हमें सीजनल रिवर्स मिलती है। ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स का टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये देख लो, ये हमारा माउंटेन है। यहाँ पे इन सारी चीजों पे हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। इंडिया में आइलैंड भी है, लैंड का एक चौथा डिस्ट्रीब्यूशन की आइलैंड के फॉर्म में भी है। आइलैंड जो है कोस्टल रिसोर्सेज के में बहुत ज्यादा होता है, फिशरी, टूरिज्म और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में आइलैंड का भी हमने देखा। जैसे हमारा अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ लक्षद्वीप हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडिया को, इंडिया के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमें देखने को मिलता है। ओके, सॉरी। चलिए, ये आपने अभी तक पढ़ लिया। ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंड हमने पढ़ा कि नेचुरल वेजिटेशन लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सेटलमेंट देता है, एग्रीकल्चर के लिए है।
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है और टूरिज्म के लिए भी है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी लैंड का हम लोग यूटिलाइजेशन देखते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पे बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल पे बात करते हैं, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है और उसको समझते हैं और समझते हैं कि आखिर लैंड यूटिलाइजेशन के लिए प्लानिंग की क्यों रिक्वायरमेंट है। लैंड यूज का जो लैंड है, लैंड को यूज करने के लिए प्लान की क्या आवश्यकता है, प्लान क्यों करते हैं हम लोग, लैंड यूटिलाइजेशन में प्लानिंग क्यों है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, 100 फीट अपॉन में 100 फीट, ठीक है, 100 फीट अपॉन में 100 फीट का एक प्लॉट है। कितना हो गया आपका, 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट हो गया। ये एरिया में मुझे घर बनवाना है, या कहा जाए तो 10,000 स्क्वायर फीट में मुझे अपने लिए एक छोटा सा रहने के लिए रेसिडेंस बनाना है। तो क्या मैं इस 10 बाई 10 100 बाई 100 स्क्वायर फीट पे घर बना दूंगा बड़ा सा, यहां से लेकर यहां तक एरिया में? सोचो, क्या मैं उतना घर बना दूंगा कि मैं थोड़ी दूर में घर बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा दूर में मैं गार्डन लगाऊंगा, थोड़ा सा दूर में मैं पार्क जैसा कुछ फ्लावर्स वगैरह, या फिर कहा जाए तो परमानेंट सिटिंग एरिया बनाऊंगा जहाँ पे शेड वगैरह लगाऊं गाय वगैरह के लिए। कुछ मैं अगर मान लो कि मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए तो मैं स्विमिंग पूल भी बना दूं, पूल भी बनाऊं, और इस तरीके से मैं घर, गार्डन, ट्रीज वगैरह सब कुछ लगाकर एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाऊं, यहाँ पे प्रॉपर मैं अपने लिए लिविंग स्टेटस बनाऊं। तो क्या मैं बिना प्लान का ये कर सकता हूँ? क्या मैं अपने घर का जो 100 बाई 100 का स्क्वायर फीट का एरिया है, 100 बाई 100 का एरिया है, क्या मैं उसको ऐसे एक घर बना दिया? नहीं ना, मैंने प्लान किया ना कि इस जगह पे मैं घर बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने गार्डन रखना है, यहाँ पे मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा, यहाँ पे मैं सिटिंग एरिया और गाय भैंसों के लिए जगह बनाऊंगा, यहाँ पे कुछ बगल बगल साइड साइड से मैं ट्रीज लगाऊंगा ताकि फ्रेश एयर मुझे मेरे घर तक पहुंचते रहे। ये सारी चीजें मैं सोचूंगा और करूंगा, वैसा ऐसा ही करूंगा। एग्जैक्टली हाँ, बात तो सही है, ऐसा ही करूंगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा ही करूंगा तो इंडिया के पास भी तो लैंड फिक्स है, इंडिया के पास भी तो लैंड फिक्स है। तो क्या हम एज एन कंट्री पर्सन, क्या हम अपने लैंड की यूटिलाइजेशन की प्लानिंग नहीं करेंगे? प्लान करेंगे ना कि हमें, जो प्लानिंग है ये तो करेंगे कि हमें लैंड का यूज कैसे करना है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, यानी कि अब हम लैंड की यूज कैसे कर रहे हैं, लैंड का यूज कैसे हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया अपनी लैंड का यूज किन पर्पस के लिए करता है, तो उसको हम लोग देखते हैं, और उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन। इसी चीज को हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं बता दूं, लैंड यूटिलाइजेशन 5 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। कितने कैटेगरीज में बटा हुआ है? लैंड यूटिलाइजेशन 5 कैटेगरीज में बटा हुआ है। पहला पहला है फॉरेस्ट लैंड। हमारा पहला किस में, किस कैटेगरी में बटा हुआ है? फॉरेस्ट। ये जितने भी फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं, जितने भी फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे हमें लैंड का यूटिलाइजेशन देख रहा है। तो क्या हम लैंड के यूज करने के लिए फॉरेस्ट को हटा देंगे? तो आंसर इज नहीं। लैंड कवर्ड विथ मिनरल और प्लांट, नेचुरल और प्लांटेड ट्रीज अंडर ग्रोथ, ये फॉरेस्ट के अंदर है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे सोयल और वाटर को कंजर्व करता है, हमें लकड़ी देता है, फ्यूल देता है, फोडर देता है गाय भैंसों के लिए, हमारे लिए भी फ्रूट्स देता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है, और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है। यानी कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे देश में फॉरेस्ट होना चाहिए। कितना फॉरेस्ट होना चाहिए, कितना फॉरेस्ट होना चाहिए हमारे लिए, मतलब इंडिया में हमने स्टैंडर्ड रखा है कि 33% पूरा हमारे टोटल एरिया का, जो वैसे हमारा टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, इसमें हम चाहते हैं कि 33% एरिया किस में रहे, फॉरेस्ट कवर में रहे, जहां पे नेचुरल हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हमें देखने को मिले। क्या ऐसा हो पाया है अभी तक? क्या हम 33% अचीव कर पाए हैं? द आंसर इज नहीं, अभी तक हमने 33% का आंकड़ा अचीव नहीं कर पाया है। तो पहला लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया में किस फॉर्म में हो रहा है?
फॉरेस्ट के फॉर्म में। ओके, दूसरा 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 लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वैसे लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं है, जैसे कि बैरन लैंड यानी बंजर जमीन, या वेस्ट लैंड जो जिसपे कुछ नहीं होता है, एकदम पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हो सकता है, ना वहां पे कंपनी लग सकती है, ना फैक्ट्री लग सकती है, ना खेती हो सकता है, कुछ भी नहीं। ऐसे ये जो कंकड़ पत्थर ऐसे गिरा हुआ दिख रहा है, ये मत समझना कि ये डेड बॉडीज है, ये कंकड़ पत्थर है और प्लेट्यूज जैसा है, पहाड़ है, कोई उसमें सोयल में फर्टिलिटी नहीं है, इसको उपजाऊ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा रॉकी सरफेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बैरन लैंड। क्या ये कल्टीवेशन के लिए है? तो नहीं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो पहला क्या है उसमें कैटेगरी? बैरन लैंड यानी बंजर जमीन। लैंड दैट नॉट बी पुट टू एनी प्रोडक्टिव यूज विदाउट मेजर रिक्लेमेशन। इसको अगर हमें प्रोडक्टिव लेकर आना होगा, इसको अगर हमें लेकर आना होगा कि ये यूजफुल हो, तो उसके लिए हमें इसमें बहुत सारे मेजर्स करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि इसके रॉक्स को फिल्टर करना, इसको इरिगेशन इरिगेशन प्रोवाइड करना, या फिर फैक्ट्रीज वगैरह लगाना, तो वाटर सप्लाई को पहुंचाना, वहां पे वाटर लेकर जाना। अगर हम यहाँ पे सिटी बसा रहे हैं, सिटी स्टेब्लिश कर रहे हैं सिटी, तो सिटी के लिए भी हमें वाटर चाहिए, तो वाटर के लिए सोर्सेज लाना। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से ये क्या है? बैरन लैंड है। दूसरा कैटेगरी इसमें क्या आता है? इसमें आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। ऐसे लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए रेडी थे बट हम उनको नॉन एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बना लिए, रोड बना दिए, फैक्ट्रीज लगा दिए और भी सारी चीजें। जैसे मान लो ये जो बिल्डिंग बना हुआ है, तो क्या यहाँ पे अब खेती हो पाएगी? आंसर इज नहीं। क्या ये जो बीघास में या एकर्स में रोड बना हुआ है, क्या यहाँ पे अब खेती हो पाएगी? आंसर इज नहीं। क्या ये फैक्ट्री जहां लग गई, क्या यहाँ पे खेती हो पाएगी? आंसर इज नहीं। तो नॉन एग्रीकल्चरल यूज हो गया इस लैंड का। हाँ, तो लैंड यूज फॉर रेसिडेंस, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट एंड अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। और वो किस में आता है? नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के कैटेगरी में आता है। चलिए तीसरा देखते हैं, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि फैलो लैंड को छोड़ के अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसे लैंड जिसपे हम खेती नहीं कर सकते लेकिन वो फैलो लैंड नहीं है। फैलो लैंड क्या होता है? पॉइंट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि फैलो लैंड क्या होता है, लेकिन फैलो लैंड को छोड़ के अदर अनकल्टिवेटेड लैंड को समझते हैं। तो पहला क्या है? परमानेंट ग्रेजिंग लैंड। अच्छा, जो गाय भैंस पशुओं के लिए या फिर जो जंगली जानवर है, जो हमारे प्राइमरी सोर्स के ईटर्स हैं, यानी कि जो प्राइमरी सोर्स क्या हो गया? हमारा जो प्राइमरी फूड चेन में हमारा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसके ईटर्स है। ईटर्स मतलब कि जो हर्बीवोरस है। कौन है? हर्बीवोरस है। ठीक है, ये जो हर्बीवोरस है, जो घास फूस खाते हैं, इनके लिए हमारा ग्रेजिंग लैंड चाहिए, पास्चर लैंड चाहिए। तो ग्रेजिंग लैंड और पास्चर लैंड, तो जो परमानेंट ग्रेजिंग लैंड है या पास्चर लैंड है, उस लैंड को हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं खेती के लिए, क्योंकि वो जानवरों के लिए डेडिकेटेड है। तो लैंड यूज परमानेंटली फॉर ग्रेजिंग एंड फॉडर प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप ग्रोन नॉट इंक्लूडिंग इन नेट सोन एरिया, ये नेट सोन एरिया में नहीं है। नेट सोन एरिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, ऐसे ट्रीज में, लैंड के ऊपर ऐसी ट्रीज है जो मिसलेनियस है। ठीक है, लाइक कोई फ्रूट ट्री है, कोकोनट है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो नेट जोन एरिया में नहीं है, हमने उसको प्रोड्यूस नहीं किया, हम उसको उस पर खेती नहीं करते हैं। तो ऐसे एरियाज जिसपे ट्रीज हैं, वो भी हमारे लिए क्या है? नॉन कल्टिवेटेड लैंड है। उसके बाद कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड लेफ्ट मोर देन 5 ईयर्स, यानी ऐसे बंजर जमीन जो 5 साल से ज्यादा छूट गए। जैसे मान लो कि मैंने शिफ्टिंग फार्मिंग की, मैंने क्या किया? मैंने झूमिंग फार्मिंग किया या शिफ्टिंग फार्मिंग किया। मैं यहाँ पे अपना छोटा सा एरिया को क्या किया? क्लीन किया। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जिससे मान लो यहाँ पे मैंने छोटा सा एरिया को क्लीन किया। मैं क्या बोलते हैं, नोमैड्स हूँ, और मेरा काम है जमीन को या जंगल को क्लीन करना और वहां पे खेती करना और फिर उसको छोड़ देना। तो मान लो मैंने इस जंगल को क्लीन कर लिया आराम से अपने खेती के लायक, मैं यहाँ पे 5 साल तक खेती किया। अब मैंने देखा कि इस जमीन का नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो गया, तो मैं इस जमीन को लेफ्ट बिहाइंड कर दिया। क्या कर दिया? लेफ्ट बिहाइंड कर दिया, छोड़ के भाग गया। तो जब इस जमीन को मैं छोड़ के भाग गया, तो ये जमीन अब 5 साल से ज्यादा पुराना हो गया। कितने साल से? 5 साल से ज्यादा पुराना हो गया। और जब ये 5 साल से ज्यादा पुराना हो गया, तो यहाँ पे अभी कुछ हो नहीं रहा है, इसे कोई यूज नहीं हो रहा है ना, इसे कोई हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है और ना ही खेती हो रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं कल्चरेबल
वेस्टलैंड। क्या कहते हैं? कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। इसी जमीन को हम लोग क्या कहते हैं? कल्चरेबल वेस्टलैंड। देखो ये सारी चीजें फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फैलो लैंड्स के बारे में। फैलो लैंड्स दो प्रकार से डिवाइडेड है, एक है करेंट फैलो लैंड और एक है अदर देन करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड जो कि 1 साल से छूटा हुआ है, 1 साल से उस पर खेती नहीं हो रही है, इसको समझते हैं, ठीक है। करेंट फैलो लैंड का एग्जांपल जैसे आप अपने आसपास के एग्जांपल से ले पाओगे, मैं बता रहा हूं कैसे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक प्लॉट है लैंड और मैं इस पे खेती करता हूँ। मैं इस पे क्या कर रहा हूँ? मैं इस पे खेती कर रहा हूँ। मैंने इसमें एक ही सीजन बोया। 1 साल में हम 3 क्रॉप कर सकते हैं ना इजिली। हमने इस पे 3 क्रॉप के बदले एक क्रॉप किया और 2 क्रॉप मिस कर दिया। 2 क्रॉप को क्या किया? मिस कर दिया। 2 क्रॉप को मिस कर दिया। तो जब मैंने 2 क्रॉप को मिस किया, उससे इस पे खेती नहीं ना हुआ। 2 साल के 2 क्रॉप के लिए ये बंजर रह गया, बैरन रह गया। तो ये क्या आ जाएगा? करेंट फेलो लैंड में आएगा, करेंट फेलो लैंड के अंदर। यानी कि ये अभी करेंटली बंद हुआ है, इस पे काम होता है, इससे प्रोडक्शन हम लोग लेते हैं, लेकिन अभी 1-2 क्रॉप हमने इस पे प्रोडक्शन नहीं किया है। अदर देन करेंट फेलो, जैसे मान लो 1 साल से, करेंट फेलो नहीं, अदर देन करेंट फेलो, अदर देन करेंट फेलो लैंड। अदर देन करेंट फेलो लैंड किसको कहेंगे? जो 1 साल से लेके 5 साल के बीच में पड़े। 2 साल से छूटा हुआ है खेती, 2 साल से खेती नहीं हो रहा है, 3 साल से नहीं हो रहा है, 4 साल से नहीं हो रहा है, 4.5 साल से भी नहीं हो रहा है, 1 साल के प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? अदर देन करेंट फेलो लैंड। अगर 5 साल से ज्यादा हो गया तो कल्चरेबल वेस्टलैंड। वो क्या हो जाएगा? वेस्टलैंड के अंदर कितना से? 5 साल से ज्यादा कौन सा हो जाएगा? कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा। तो आपका फैलो लैंड्स में 2 प्रकार के हैं, पहला करेंट फैलो लैंड, दूसरा अदर देन करेंट फैलो लैंड। तो करेंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, ये एग्रीकल्चर ईयर की बात की जा रही है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 सीजन और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। 1 सीजन से छूट गया है या 1 साल के एग्रीकल्चर सीजन से छूटा हुआ है, वंचित है, उसको हम लोग कहते हैं करेंट फैलो लैंड। अदर देन करेंट फैलो लैंड जो कि 5 साल से लेके 1 साल से 5 साल के बीच में हो एग्रीकल्चरल यूज में, ठीक है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप एरिया। ये क्या होता है हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेट सोन एरिया अ फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, पांचवा कैटेगरी जिसमें लैंड यूटिलाइजेशन बांटा गया है वो है नेट सोन एरिया में। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। जिस लैंड पे खेती होता है और खेत की फसल को यूटिलाइज किया जाता है, वैसे एरिया को हम लोग कहते हैं नेट सोन एरिया, ठीक है। ये एरिया कैसा होगा? नेट सोन एरिया, अगर इस पे खेती हो रही होगी तो। अब यहां पे देखो, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन एन ईयर एग्रीकल्चर ईयर को जोड़ देंगे तो नेट क्रॉप ग्रॉस क्रॉप एरिया होता है। ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ओके, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में क्या डिफरेंस है समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेट सोन एरिया और फिर समझते हैं हम लोग ग्रॉस ग्रॉस क्रॉप एरिया। मान लो ये एक खेत है, ये क्या है? खेत है, और आपने लिया इस खेत से 1 साल के अंदर, यानी 365 दिन, 1 साल के अंदर आपने इससे 2 क्रॉप लिया। कितना लिया? 2 क्रॉप लिया, ठीक है। मिनिमम आपने 2 क्रॉप लिया। इस खेत की एरिया है मान लो 100 फीट अपॉन में 100 फीट, यानी कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 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 10,000 स्क्वायर फीट 10,000 स्क्वायर फीट। अब जब आप नेट सोन एरिया निकालोगे तो आपका नेट सोन एरिया कितना हुआ? 10,000 स्क्वायर फीट आपका नेट एरिया हुआ। लेकिन जब आप ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकालोगे तो आपका हो जाएगा 20,000 स्क्वायर फीट। क्यों भाई? क्यों 20,000 स्क्वायर फीट? खेत तो सेम है, खेत का एरिया भी सेम है, फिर ये 20,000 ग्रॉस क्रॉप क्यों होगा? और नेट सोन एरिया आपका 10,000 भी क्यों रहेगा? क्योंकि सबसे पहले हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो अगर आपके पास जो एक्चुअल एरिया होगा, पहला डिफरेंस क्या है?
पहला है एक्चुअल एरिया। नेट जोन में एक्चुअल एरिया को हम लोग काउंट करते हैं। क्या ग्रॉस क्रॉप में एक्चुअल एरिया काउंट करते हैं? नहीं, हम लोग ग्रॉस में टोटल क्रॉप्ड एरिया, टोटल क्रॉप्ड एरिया, मान लो आपने 2 खेती की है ना, तो टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑटोमेटिकली आपका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने 2 बार इस खेत से क्या किया, 2 अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कराया, तो उन दोनों क्रॉप की टोटल क्रॉपिंग एरिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पे एक्चुअल नहीं होके बल्कि टोटल क्रॉप्ड एरिया होता है, टोटल क्रॉप्ड एरिया होता है, टोटल क्रॉप्ड एरिया होता है। ओके, दूसरा दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा यही है कि फील्ड को जब एक साल में आप काउंट कर रहे हो तो एक ही बार काउंट कर सकते हो, वंस काउंटिंग। आपने इसको एक बार, भले आप इस पे 2 3 कितना भी, जितना भी फसल उगाना है आप उगा लो, लेकिन आप उसको काउंट कितनी बार करोगे? एक ही बार उसको काउंट करोगे। ये इसको कितने बार काउंट कर सकते हैं? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आप इसको बार 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 काउंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपका एक्चुअल कल्टीवेटेड लाइन दिखाता है, यानी कि ये जो नेट सोन एरिया है आपका क्या दिखाएगा? एक्चुअल एक्चुअल कल्टीवेटेड लाइन। क्या ये भी आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया एक्चुअल कल्टीवेटेड लाइन दिखाएगा? नहीं, ये सारे क्रॉप्स के टोटल एरिया दिखाएगा, ऑल क्रॉप्स के ऑल क्रॉप्स के टोटल एरिया दिखाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि नेट सोन एरिया जो है, नेट सोन एरिया जो है आपके या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा, किससे? ग्रॉस क्रॉप एरिया से। ग्रॉस क्रॉप एरिया से आपका नेट सोन एरिया क्या होगा? हमेशा या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होगा? नेट सोन एरिया के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, यही होगा ना। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। आपको ये क्लियर हो गया हो कि नेट जोन एरिया क्या है। नेट जोन एरिया आपका हमेशा एक्चुअल लैंड की बात करेगा। यहाँ पे आपका एक्चुअल लैंड नहीं बल्कि आपने टोटल एरिया कितना कल्टीवेट किया है उसके बारे में बात किया। अगर 2 अलग अलग फसल एक ही लैंड पे यूज करेंगे तो उसको 2 बार काउंट करेंगे, यानी उसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी? ट्वाइस होगी या थ्राइस होगी, या जितनी बार आपने कल्टीवेशन किया उतनी बार। लेकिन नेट जोन एरिया में काउंटिंग एक बार ही होगी। एक्चुअल कल्टीवेशन, ऑल क्रॉप कल्टीवेशन, तो ये चीजें आपके है क्या बोलते हैं, नेट जोन ग्रॉस क्रॉप एरिया के बारे में। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब क्या बात करते हैं? लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसे है? इंडिया में हम लैंड की यूज कैसे कैटेगराइज किया है? इंडिया में लैंड का अलग अलग क्या यूजेज है, इसको जरा हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग जरा समझते हैं। हाँ, तो चलिए बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न क्या है? अब सवाल उठता है कि हर स्टेट का लैंड यूज सेम क्यों नहीं होता है? हर स्टेट का लैंड यूज सेम क्यों नहीं होता है? क्योंकि लैंड यूज डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। जाहिर सी बात है, आप अगर बात करोगे तो पंजाब में आपकी फार्मिंग ज्यादा होती है। पंजाब में फार्मिंग ज्यादा होती है। ठीक है, पंजाब में क्यों फार्मिंग ज्यादा होती है? पंजाब में फार्मिंग क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पे प्लेन एरिया है। आप कहोगे कि माउंटेन एरिया क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में या चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में वहां पे माइनिंग ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेट्यू एरिया है। तो कुछ तो फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से लैंड यूज डिफरेंट है हर स्टेट का। हाँ, तो 2 फैक्टर्स है। एक क्या है? एक है फिजिकल फैक्टर। पहला है आपका फिजिकल फैक्टर, पहला है आपका फिजिकल फैक्टर, और दूसरा आपका क्या है? दूसरा केमिकल फैक्टर नहीं, ह्यूमन फैक्टर। दूसरा है आपका ह्यूमन फैक्टर। चलिए बात करते हैं फिजिकल फैक्टर के बारे में कि फिजिकल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर में आपका फिजिकल फैक्टर में आपका है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर पता है क्या होता है? रिलीफ फीचर टोपोग्राफी। आपका होमवर्क है, रिलीफ फीचर के बारे में आपको कमेंट में करना है। टोपोग्राफी, उसके बाद आपका क्लाइमेट, उसके बाद है आपका सॉयल, उसके बाद मिनरल्स है, उसके बाद आपका वाटर अवेलेबिलिटी है। क्या है? वाटर अवेलेबिलिटी।
ये सारी चीजें, ये फिजिकल फैक्टर्स है कि लैंड का यूज किस तरीके से हो रहा है। एग्जाम्पल, राजस्थान में कम रेनफॉल होता है, राजस्थान के अंदर रेनफॉल नहीं होता है ना, राजस्थान के अंदर कम रेनफॉल होता है, तो क्या वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होगा? नहीं, एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं होगा, एग्रीकल्चर लिमिटेड होगा, लिमिटेड एग्रीकल्चर होगा। केरला के अंदर अच्छा खासा रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर कहा जाए पंजाब में भी रेनफॉल होता है, या फिर वहां के सोयल की कल्टीवेशन सही है, तो वहां पे भी रेन आपका एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा। केरला में आपको हेवी रेन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है। राजस्थान में आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है, डेजर्ट देखने को मिलता है, डिजर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन फैक्टर के बारे में। ह्यूमन फैक्टर क्या है? ह्यूमन फैक्टर क्या है? ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन हो गया पहला नंबर। पहला क्या है? पॉपुलेशन। दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चाहिए भाई साहब। हमने पिछले पिछले क्लास में पढ़ा था कि विदाउट टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो टेक्नोलॉजी चाहिए। तीसरा कल्चर चाहिए। कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में किसी दिन मैं और अच्छे से बताऊंगा कि कल्चर किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और महात्मा गांधी ने कल्चर से रिलेटेड क्या बातें कही थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पांचवा है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट, जैसे अभी क्या है कि अरावली हिल्स को काटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत ज्यादा जोर लगा रही है। तो और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनको मालूम है कि अरावली के कटने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी उनकी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। बट लोग क्या सोच रहे हैं? वो चाहते हैं कि अरावली को काटा जाए और चीजों में दिक्कतें हो। खैर, अरावली पे जो भी चीजें होंगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिसाइड करेगी। ओके, अब बात करते हैं एग्जांपल के बारे में कि दिल्ली जो है, दिल्ली हाईली पॉपुलेटेड है। दिल्ली जो है हाईली पॉपुलेटेड है, तो आपका कहोगे कि हाँ, तो पॉपुलेशन ज्यादा है, दिल्ली का एग्रीकल्चर कम है, अर्बन लैंड का यूज ज्यादा है, सिंपल। पंजाब में एग्रीकल्चर ज्यादा है क्योंकि वहां पे फर्टाइल प्लेन है, तो अलग अलग आपको देखने को मिलता है। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया लगभग कितना है? इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जहां पे फॉरेस्ट कवर क्या हमारे डिजायर लेवल पे है? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि नहीं, हमें चाहिए कितना? 33%, और है कितना? 30 मीन्स 33% से तो ऑलमोस्ट 30% से कम ही है। फॉरेस्ट कवर डिजायर लेवल से कम है, बिल्कुल कम है। ओके, अब बात करते हैं, एक बात समझते हैं, जो लैंड विलेज एरिया में है वो किसके लिए यूज हो रही है? फार्मिंग के लिए। और जो लैंड सिटी में है वो किसके लिए यूज हो रहा है? वो लैंड जो सिटी में है वो किसके लिए यूज हो रहा है? वो मॉल के लिए हो रहा है, बिल्डिंग बनाने के लिए हो रहा है, या फिर अदर रिसोर्सेज के लिए हो रहा है? हाँ, तो चलिए देखते हैं फिर। अब बात करते हैं कि अलग अलग हमारे लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। अब नोट नेट्स ऑन एरिया के वेरिएशन को देखते समझते हैं। नेट्स एंड एरिया के वेरिएशन क्या है? हमारा पंजाब में 80% से ज्यादा एरिया किसके लिए है? एग्रीकल्चर यूज के लिए है। हरियाणा में 82% के लिए एग्रीकल्चर यूज के लिए, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये एग्रीकल्चर यूज। बाकी जैसे जैसे स्टेट्स में जाइएगा वैसे वैसे परसेंटेज कम होते जा रहा है। तो इनकी एरियाज किसी और फील्ड में तो ज्यादा यूज हो रही होंगी ना, इनका जो एरिया है एग्रीकल्चर में नहीं बल्कि किसी और चीजों के लिए यूज हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। ये जो हमारा स्टेट है यहाँ पे 20% से भी कम हमें क्या देखने को मिल रहा है? एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया में लैंड यूज कैटेगरीज कैसे है? 46% हमारा नेट्स ऑन एरिया है। नेट्स ऑन एरिया कितना है? नेट्स ऑन एरिया हमने बताया था क्या होता है। नेट्स ऑन एरिया हमारा 46% है। फॉरेस्ट हमारा 21% है। बैरन लैंड हमारा या अनकल्चरेबल लैंड कितना है? 5.6%। फैलो लैंड 8.6%। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड 10%।
लैंड पुट टू द फार्म एग्रीकल्चरल यूजेज, ये कितना है 7%। और इस तरीके से फार्म नहीं, नॉन एग्रीकल्चर परसेंट, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज जिसमें ऑफिसेज है, बिल्डिंग्स है और भी सारी चीजें हैं, वो हमारा 7% है। आपको पता होना चाहिए कि जो पास्चर और फैलो लैंड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फैलो लैंड कम होना सही है, लेकिन पास्चर लैंड कम होना सही नहीं है। तो द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। फॉरेस्ट एरिया बिलो द डिजायर लेवल, हमारा डिजायर लेवल कितना है 33%, फॉरेस्ट है कितना 21%, हमें कितना चाहिए और 12%, अप्रोक्स 12% कवर क्या चाहिए, फॉरेस्ट एरिया चाहिए। क्या हो पाएगा इतनी जल्दी? पता नहीं, नहीं हो पाएगा। ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन एंड सीरियस कंसर्न, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड डिग्रेडेशन आपका ओवर यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है। लैंड वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट इनटू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, ये इस तरीके से वेस्ट लैंड है ये, और ये नॉन एग्रीकल्चर यूजेज के लिए है। ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह, घर वगैरह। ठीक है। ओके, यहाँ पे है प्लान एंड जुडिशियस यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमने ऑलरेडी बात कर रखा है कि लैंड की प्लानिंग कर यूज करना है। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन्स है। ये सारी लाइन्स कहाँ है आपके एनसीईआरटी, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो ये सारी लाइन्स आपको दिखाई देंगे। मेरे वर्ड्स आपको उससे रिलेट करना होगा, इसलिए मैं पढ़कर बोलकर रिलेट करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको है। फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट बैलेंसेस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। चलिए, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लैंड की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी जब रिड्यूस हो जाए, यानी कि जब लैंड की क्या रिड्यूस हो जाए, लैंड की जब क्वालिटी और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए, ठीक है, लैंड की जब क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी तो नहीं, क्वालिटी, लैंड की जब क्वालिटी रिड्यूस हो जाए और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी, इसी चीज को हम लोग कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि सिंपल सिंपल शब्द में कहा जाए तो जो हेल्दी लैंड था अब पुअर क्वालिटी लैंड बन जाता है। हेल्दी लैंड क्या हो गया, हेल्दी लैंड जो है अब पुअर क्वालिटी लैंड बन गया। कैसे लैंड बन गया, पुअर क्वालिटी लैंड बन गया। ठीक है, हेल्दी लैंड कैसा लैंड बन गया, पुअर क्वालिटी लैंड बन गया। क्यों बन गया भाई, इसके कारण है डिग्रेडेशन के पहला कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन। हम पेड़ों की इतनी ज्यादा कटाई करने लगे हैं, डिफोरेस्टेशन, हम लोग पेड़ों की इतनी ज्यादा कटाई करने लगे हैं कि लैंड हमारा सरवाइव नहीं कर पाया। ट्री कट करना, रिजल्ट क्या हुआ, अच्छा डिफोरेस्टेशन से हमें रिजल्ट क्या मिला, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, फ्लड्स का आना, फ्लड्स, फर्टिलिटी का लॉस होना, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का लॉस होना। ठीक है, जैसे मान लो कि माइनिंग एरिया है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में, जो माइनिंग एरिया होगा वहां पे फॉरेस्ट कटे होंगे, बिल्कुल कटे होंगे। माइनिंग एरिया के आसपास बहुत ज्यादा डस्ट उड़ा होगा, बिल्कुल उड़ा होगा। वहां पे बहुत ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, कोल वगैरह, जिस जो भी पार्टिकल से, हार्मफुल पार्टिकल से, वो भी उड़ा होगा, बिल्कुल उड़ा होगा। वहां के जाके लैंड में बैठा होगा, बिल्कुल। क्या वहां के एग्रीकल्चर लैंड फर्टाइल रहा, नहीं। क्यों, क्योंकि डिफोरेस्टेशन हुआ, माइनिंग हुआ। ठीक है, नेचुरल एक्टिविटीज नहीं होकर, बल्कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए चीजों को डिस्टर्ब किया। वहां के पेड़ पौधे क्या उस तरीके से कार्बन को इमिट कर पा रहे होंगे, क्या वो हेल्दी होंगे, द आंसर इज नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये जो डंपर ट्रक्स, बड़ी बड़ी जो ट्रक्स है वहां से जा रही होंगी, तो उसके वजह से भी तो बहुत सारा फॉरेस्ट कटा होगा, मटेरियल वहां से निकालने के लिए, हाँ कटा होगा। तो कटा होगा तो सिंपली यहाँ पे भी तो फॉरेस्ट डाउन हुआ, बिल्कुल हुआ। रास्ते में धूल गया होगा इन पेड़ों पे, यहाँ पे जो रहने वाले हैबिटेट्स होंगे वो भी डिस्टर्ब हुए होंगे, बिल्कुल। मर जाते होंगे बहुत सारे ट्रक के नीचे आकर, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, और डिफोरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। ठीक है। ओके, दूसरा, पहला तो हो गया डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का वजह हो गया डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्यों क्यों हो रहा है, उसके भी बहुत सारे वजह हमने देख लिए। ठीक है, डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है उसका भी हमने बहुत सारा वजह देख लिया। ठीक है,
चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं दूसरा, ओवर ग्रेजिंग। दूसरा क्या है? ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या है? एनिमल एक्सेसिव ग्रेजिंग करते हैं। एनिमल्स जब एक्सेसिव ग्रेजिंग करते हैं, ग्रास फिनिश हो जाती है और सोयल लूज हो जाती है। जिम सिंपल, मान लो ये ग्रेजिंग लैंड है, पास्चर लैंड है, इसमें एनिमल्स बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रास नहीं रहा, तो जो सोयल है वो सोयल लूज हो जाएगा। सोयल क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। जब सोयल लूज हो जाएगा, जो सोयल लूज हो जाएगा, अगर मान लो फ्लड आया तो वो सोयल डिग्रेड इरोज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग से भी चीजें समस्याएं उठती हैं। हवा आएगा तो ये सारा सोयल उड़ जाएगा, वाटर कंटेंट नहीं रहेगा, पानी वहां तक जमा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रास है नहीं, जो ग्रास था वो सारा खत्म हो गया। ग्रास नहीं है तो रूट्स पेनिट्रेट नहीं किए हैं, रूट्स पेनिट्रेट नहीं किए हैं तो वाटर अंदर गया नहीं, वाटर अंदर नहीं गया तो बारिश हुआ तो पानी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट हुआ तो यहाँ पे पानी जो सोयल है वो अ, रेत की तरह हो गया और फिर वो हवा में उड़ गया और ड्यून्स बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? ड्यून्स बना लिया। ओके, जैसे कि एग्जांपल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये भी मैंने अभी बताया कि तीसरा क्या है? माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग से क्या प्रॉब्लम होता है, और क्वेरिंग यानी कि उस सामान को ढोना एक दूसरे के जगह से। तो माइनिंग के बाद जो डीप होल बच जाता है, माइनिंग आपने कर लिया तो ये माइनिंग के बाद ये जो गड्ढा बच गया, तो क्या ये इस लैंड का यूज कर रहे हो आप? द आंसर इज नहीं। तो माइनिंग के बाद जो डीप होल बच जाता है, डीप पिट्स बच जाता है, यहाँ पे आपको ये लैंड आपका वेस्ट हो गया। तो ये लैंड जब वेस्ट हो गया, ये आपका बहुत ज्यादा एरिया होता है ना, थोड़ा सा नहीं ना होता है, नहीं। इसके आसपास की चीजें, इसमें पानी का जमना, ये सारी चीजें इसको क्या करेगा? बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा और लैंड डिग्रेड होगा। लैंड क्या होगा? डिग्रेड होगा। ओके, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन से भी लैंड खराब होता है। पानी जरूरत से ज्यादा देने से क्या होता है? वाटर लॉगिंग होता है, सैलिनिटी बढ़ती है, अल्कलाइनिटी बढ़ती है। ओवर इरिगेशन से भी आप कहोगे सर इरिगेशन से कैसे हो सकता है? होता है बाबू, होता है। ओवर इरिगेशन, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन से भी आपको लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वाटर लॉगिंग होगा, वाटर लॉगिंग होगा, पानी जम जाएगा, पानी रह जाएगा, उसके वजह से क्या हो जाएगा? सैलिनिटी होगा, सैलिनिटी हो जाएगा, अल्कलाइनिटी, अल्कलाइनिटी होगा, और लैंड जो है डिग्रेड कर जाएगा। तो और इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके बाद ओवर इरिगेशन चौथा, आपका पांचवा इंडस्ट्रियल वेस्ट। पांचवा क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो वेस्ट जो आप लैंड पे डालते हो, उसकी वजह से भी क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। जैसे केमिकल हो गया, इफ्लुएंट हो गया, टॉक्सिक वेस्ट हो गया, ये सारा कहाँ जाता है? आपके लैंड पे ही जाता है और लैंड को खराब करता है। इमेजिन करो कि एक फर्टाइल लैंड में कंटिन्यूअसली आप केमिकल यूज किए जा रहे हो, तो क्या होगा? 5 साल बाद वो फर्टाइल लैंड नहीं रहेगा। मान लो ये फर्टाइल लैंड है, आपने इस पे बहुत ज्यादा केमिकल यूज कर दिया, तो क्या कुछ सालों बाद ये लैंड आपका फर्टाइल रहेगा? कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो लैंड डिग्रेड हो रहा है, इसके हमने 5 देखे हैं। पहला हमने देखा डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन। दूसरा हमने देखा आपका ओवर ग्रेजिंग। तीसरा हमने देखा मैनिंग क्वेरिंग। चौथा हमने देखा इरिगेशन, ओवर इरिगेशन। और पांचवा देखा इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो एक बात बताओ, इसको कंजर्व कैसे किया जाए? इसको कंजर्व कैसे किया जाए? इसको बचाया कैसे जाए? कंजर्वेशन मतलब सिंपली बचाया कैसे जाए? रिसोर्स कंजर्वेशन हमने देखा ना, रिसोर्स को इसको बचाना। तो इसको कैसे बचाया जाए? लैंड के डिग्रेडेशन को कैसे बचाया जाए? सिंपल, काम करके। ओके, क्या काम करके? मेहनत करके नहीं। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पहला अगर हमारा पॉइंट है डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो क्यों ना इसके बदले हम एफोरेस्टेशन करें? एफोरेस्टेशन करें यानी पेड़ कट रहा है तो पेड़ लगाएं। अगर पेड़ कट रहा है तो हम क्यों ना पेड़ लगाएं? जब पेड़ कट रहा है तो ठीक है, कटना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। तो जब पेड़ काटा जा रहा है तो पेड़ लगाया जाए। हाँ, तो क्या किया जाए? एफोरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग हो रहा है ना, दूसरा हमने क्या बात किया? ओवर ग्रेजिंग। अगर चीजें ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो क्यों ना हम इसको कंट्रोल ग्रेजिंग करें? यानी कि कंजर्वेशन में क्या आ जाएगा मेजर में? कंट्रोल ग्रेजिंग, कंट्रोल ग्रेजिंग। अच्छा,
जो शेल्टर बेल्ट हैं उसको लगाया जाए ताकि पानी रोज ऑफ ट्रीज लगाई जाए जहां पे विंड स्पीड रिड्यूस करती है और राजस्थान में यूजफुल हो। राजस्थान में क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो वहां पे हम लोग शेल्टर बेल्टिंग करें। क्या करें, तीसरा शेल्टर बेल्ट करें। फिल्टर बेल्ट क्या होता है, फिल्टर बेल्ट ट्रीज यानी कि एरियाज के साइड साइड में पेड़ लगाया जाए। इससे क्या होगा, धूल उड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं करेगा और विंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ज्यादा धूल उड़ेगा नहीं। जिससे क्या हो जाएगा, सैंड जो है वो, ये जो सैंड जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। मान लो कि रात यहाँ से हवा बहुत तेज चल रहा है और यहाँ पे यह ऐसे ट्रीज लगा हुआ है, तो इनसे टकराएगा तो हवा का स्पीड कम हो जाएगा। तो क्या ये मिट्टी को उठा कर लेकर जाएगा? अगर ये मिट्टी को उठा कर नहीं लेकर जाएगा तो क्या ये मिट्टी को ऐसे कहीं पर ड्यूम्स बना पाएगा? द आंसर इज नहीं। तो शेल्टर बेल्ट लगाया जाए। ठीक है। प्रॉपर माइनिंग मैनेजमेंट, माइनिंग से क्या हो रहा है, पिट्स बन रहे हैं ना, डीप पिट्स। हमने क्या पढ़ा था, माइनिंग के वजह से दिक्कत हो रहा था, क्योरिंग हो रहा था। तो जो माइनिंग के वजह से दिक्कत आ रही है, तो उस माइनिंग के दिक्कत को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल या प्रॉपर माइनिंग मैनेजमेंट किया जा सकता है। माइनिंग मैनेजमेंट किया जा सकता है यानी कि हम उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, माइनिंग मैनेजमेंट, माइनिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि जो चौथा पांचवा हमने देखा था कि वेस्ट जो हम लोग लैंड में डाल रहे हैं, लैंड में इंडस्ट्रीज वेस्ट, उसको प्रॉपर ट्रीट करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, उनके केमिकल्स को अलग करके और बाकी चीजों को अलग करके उन वेस्ट को क्या करेंगे, हम लोग लैंड पे रखेंगे और इस तरीके से हम लैंड को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। पहला कंजर्वेशन मेजर हम लोग एफोरेस्टेशन करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ग्रेजिंग करेंगे, शेल्टर बेल्ट लगाएंगे राजस्थान जैसे इलाकों में ताकि विंड की स्पीड स्लो हो। ठीक है, माइनिंग मैनेजमेंट करेंगे और प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट, प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करेंगे। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। लैंड लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है, लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे उसके है कि डिफोरेस्टेशन, पेड़ बहुत सारा कट रहा है इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो रही है, सॉइल अपना सब कुछ क्या बोलते हैं, सॉइल के जड़ कमजोर, सॉरी, सॉइल रिड्यूस कर रहा है अपनी फर्टिलिटी और सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से पास्चर लैंड, वेजिटेशन कवर, सारी चीजें लॉस हो रही है जिसकी वजह से वनरेबल हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है। माइनिंग की वजह से ये जो डीप होल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। माइनिंग की वजह से यहाँ पे के सराउंडिंग के एनवायरमेंट छूट जा रहे हैं या फिर खराब हो रहे हैं, तो लैंड डिग्रेड हो रहा है। ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा पानी खेतों में लग जाने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है जिसकी वजह से सैलिनिटी और अल्कलिनिटी हो रही है। ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड मिनरल प्रोसेस यानी कि जो इंडस्ट्रियल और मिनरल वेस्ट है उसको भी हम लोग कहाँ डंप कर रहे हैं, इंडिया के अलग अलग, इंडिया का ये मैप को इग्नोर करना। ठीक है, ये मैप इग्नोर करना है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन 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 स्टेट लाइक झारखंड अब कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में इंपैक्ट होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में डिफोरेस्टेशन होता है माइनिंग की वजह से, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनिंग है तो डिफोरेस्टेशन होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड कर रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे वाटर ओवर इरिगेशन हो रहा है, इस वजह से वाटर लॉगिंग हो रहा है, सैलिनिटी, लैंड डिग्रेड कर रहा है। और industrial influence as waste have become major source in land and water pollution in many part of the country and water industrial जो वेस्ट है और वाटर इरिस्पॉन्सिबल या ई ट्रीटमेंट है उसकी तो बात ही अलग है। लैंड के कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है, ये तो प्रॉब्लम्स उसके लैंड डिग्रेडेशन, सैलिनिटी आपको देखने को मिल रही है, सॉइल इरोजन देखने को मिल रहा है, सैलिनिटी देखने को मिल रहा है, वाटर लॉगिंग, लैंडस्लाइड, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में, लैंड को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। पहला एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाकर बहुत सारा, या रिफॉर्मेशन यानी कि ग्रीन कवर को बढ़ाकर। दूसरा कंट्रोल ग्रेजिंग जो कि अभी हम मैंने पढ़ा रखा है सारा, मैं बस दिखा रहा हूं आपको, कंट्रोल ग्रेजिंग। तीसरा सोयल कंजर्वेशन। चौथा प्रॉपर इरिगेशन एंड ड्रेनेज। पांचवा रिप्रोक्लेमेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड यानी कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको फिर से जिंदा करना। और कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और लैंड कंजर्वेशन मेजर्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
कल्टीवेट लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। लैंड जो है फाइनाइट रिसोर्सेज नहीं है। लैंड को 5 कैटेगरीज में बांटा गया था। लैंड यूज डिफरेंट लैंड डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, और भी बहुत सारी चीजें हमने इस क्लास में पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना।